स्कैवेंजर ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। स्कैवेंजर मतलब कोशिका का सफाई कर्मी। लाइसोसोम कहां नहीं होगा? आरबीसी में एब्सेंट होता है। बाकी कुछ प्लांट्स हैं जिनमें अच्छा खासा पाया जाएगा, जैसे फंगस, फंजाई जो होता है, कवक। जब ये फूड वैक्यूल और आपका ये प्राइमरी लाइसोसोम मिलता है, प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा, तो अब जो सेल बनी है, जो आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या आपने कभी बिना ड्राइवर की कोई गाड़ी चलती हुई देखी है? हाँ, अब टेस्ला ना बोलने लगना, टेस्ला एक ऑटोमेटिक कार है, वो तो चल सकती है, लेकिन आप चलो दूसरा एग्जांपल सोचते हैं। क्या आपने कभी बिना ड्राइवर के साइकिल चलती हुई देखी है, बाइक चलती हुई देखी है, या फिर कोई भी फैक्ट्री जिसका कोई ओनर ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, या आपका स्कूल, उसमें कोई प्रिंसिपल या मैनेजर ही नहीं है? ऐसा कभी होता है क्या? अगर कोई भी कंपनी या फैक्ट्री या कुछ भी चलाना है तो उसको चलाने वाला होना चाहिए, कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, तभी काम अच्छे से होगा। ऐसे ही हम लोग आज सेल पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने अभी तक लाइसोसोम तक पढ़ लिया है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे कोशिकांगों के बारे में आप जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि कोशिका को चलाने वाला कौन होता है, कौन कोशिका की हर एक चीज को कंट्रोल करके रखता है, कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, क्या सेल बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी, किसको इंटर करवाएगी, किसको बाहर निकालेगी, सब चीजें कौन कंट्रोल करता है। आज हम लोग ऐसे ही एक केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जब आप कोई भी सेल को माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जैसे प्लांट सेल आपने प्याज का देखे थे, स्लाइड बनाए थे, तो वो अनियन सेल आप ले सकते हैं, या चीक सेल जो होती है उसको आप निकाल कर जब स्टेन करते हैं, उसको रंजित करते हैं, तो चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं। जो स्टेनिंग होती है ये कोई बेसिक डाई के थ्रू करवा सकते हैं, जैसे मैथिलीन ब्लू डाई या एसिटो कैरामाइन जो होता है, उससे आप डाई कर सकते हैं, तो न्यूक्लियस अच्छे से दिखाई देता है। ये जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, चीक सेल को रख के देखेंगे, तो बीच में सेंटर पर एक गोलाकार जैसे बॉल होती ना, बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक। अगर आप स्टेनिंग करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, वरना जनरली भी वो अच्छे से दिख सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। प्लांट सेल जो मैच्योर हो जाती हैं, उनमें केंद्रक साइड में लगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन एनिमल सेल में ये बीच में रखा हुआ दिखाई देगा। जैसे एक ये सेल है, इसमें बीच में क्या दिख रहा है? केंद्रक दिख रहा है, और इसको हम लोगों ने बड़ा करके भी बनाया है। ये इसके किस प्रकार से दिखता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। केंद्रक जो है सभी चीजें कंट्रोल करता है, कोशिका के अंदर जो कुछ भी चीजें होने वाली है। केंद्रक किसी सेल में एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। किसी किसी सेल में केंद्रक हो भी नहीं सकता। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है केंद्रक कहां नहीं पाया जाता है, तो आंसर है मैच्योर आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो मैच्योर जब हो जाती हैं तो उनमें केंद्रक नहीं होता। ऐसी पादप में, प्लांट्स में जो फ्लोएम होता है, उसकी जो सीव ट्यूब होती है, चालनी नलिकाएं होती हैं, सीव ट्यूब, टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें भी केंद्रक नहीं होता है। ऐसे ही प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं, उनमें भी केंद्रक नहीं होता है। बाकी सारी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, बस इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। ये मैच्योर हो जाती हैं तो फिर इनमें केंद्रक देखने को नहीं मिलता है। बाकी सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपका पैरामीशियम बताए थे, पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। जो हम लोग की स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, मतलब जो हाथों की मसल्स हो गई, लेग की मसल हो गई, जिससे स्केलेटन सिस्टम बनता है,
स्केलेटन सिस्टम पे मतलब जो मसल्स जुड़ी होती हैं, मस्कुलर सिस्टम जो होता है, उसमें जो मसल्स हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, जैसे फिंगर का मूवमेंट हो गया, बाइसेप का मूवमेंट हो गया, ये फोर आर्म का मूवमेंट हो गया, तो ये जो मसल्स हैं अंदर, ये स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। स्ट्राइटेड मसल्स में, रेखित पेशियों में बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलते हैं। तो जरूरी नहीं कि कोशिका में एक ही केंद्रक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। केंद्रक सबसे बड़ा भाग होता है कोशिका का। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने कब देखा था? 1831 में देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, स्फेरिकल होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसमें आपको दिख रही होगी डबल मेम्ब्रेन है, तो एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन और बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है। और आप और भी अच्छे से नोटिस कीजिए कि ये मेम्ब्रेन जो है वो एकदम कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है, बीच बीच में छेद पाए जा रहे हैं, जिनको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही जो केंद्रक है वो बाकी की सेल से मिला रहता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है। तो ये न्यूक्लियर पोर रहेगा। इसकी जो दोनों मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन साइड पे आपको बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए दिखाई देते हैं, जिनका काम होता है प्रोटीन बनाने का। आप पढ़ चुके हैं। और क्या दिखता है? इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव बोला जाता है, जो जेली के समान होता है। इसमें और क्या देखने को मिलता है? एक और डेंस स्ट्रक्चर अंदर पाया जाएगा जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, केंद्रिका बोला जाता है। न्यूक्लियोलस जो होता है, इसका काम होता है राइबोसोम फॉर्मेशन करना, राइबोसोम बनाना। कौन बनाएगा? न्यूक्लियोलस बनाता है, केंद्रिका बनाती है, न्यूक्लियोलस बनाती है। इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल, फैक्ट्री ऑफ द सेल। कि राइबोसोम कहां बनते हैं? तो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनेंगे। ये केंद्रक के अंदर एक या एक से ज्यादा हो सकती है। ये कोशिका विभाजन के समय पर दिखाई देती हैं, जनरली नहीं दिखाई देती। तो आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस जो होता है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। डीएनए और आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसका काम राइबोसोम को बनाना होता है। और क्या देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर? एक कुछ जाल जैसी संरचना देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन रेटिकुलम बोलते हैं। ये जो है वो डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए और कुछ प्रोटीन है उससे मिलके बना होगा। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को लेकर जाता है, उसको हम लोग आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। वैसे तो आनुवांशिक पदार्थ दो टाइप के होते हैं, एक तो आरएनए और एक डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म याद रखना बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, बड़ा जरूरी है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में, सम वायरस, कुछ विषाणु जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए देखने को मिलता है। जैसे आपने कोरोना वायरस का नाम सुना है, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। ऐसे जो आपको जुकाम हो जाता है
तो उसमें जो वायरस होता है उसका भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। बाकी सभी एनिमल्स में, प्लांट्स में, सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए होता है। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा? डीएनए देखने को मिलता है। तो डीएनए ही ह्यूमन सेल, प्लांट सेल में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। जैसे आप नोटिस करना, आप अपने पापा मम्मी जैसे ही दिखते होगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टर मदर फादर से मैच कर रहा होगा। जैसे हेयर का कलर हो गया, शेप हो गया, आई का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, हाइट हो गया, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको मदर फादर से ही मिलते हैं। तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इंफॉर्मेशन लेके आएगा वो डीएनए होता है। कौन होता है? डीएनए होता है। नॉर्मल सेल में डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा जाल जैसा फैला रहता है। एक्चुअली में डीएनए जो होता है वो एक ह्यूमन सेल में अगर बात की जाए तो वो लगभग 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। 2.2 मीटर लॉन्ग होगा। समझो, एक इतनी छोटी सेल जिसको आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसके अंदर पाया जाने वाला यह केंद्रक, और उसमें पाया जाता है डीएनए, जो कितना है? 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, अप्रॉक्स 2.2 मीटर लॉन्ग। इतनी छोटी सेल में इतना बड़ा डीएनए, जैसे मेरी हाइट अगर बात की जाए तो लगभग 1.71 मीटर है, और ये तो मेरी हाइट से भी बड़ा होता है एक छोटी सी सेल में। तो इतना बड़ा डीएनए कैसे रखा जाएगा? जैसे ऊन होता है, ऊन का गोला ऐसे फैला हुआ है तो चारों तरफ बहुत ज्यादा ऊन दिखेगी। उसको आप क्या करोगे? कॉइल करोगे, कंडेंस करोगे, और एक जगह पे, छोटी जगह पे आराम से रख सकते हैं। वैसे ही इसमें भी डीएनए कुछ इस प्रकार से फैला पाया जाता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम के रूप में। जब कोश का विभाजन होता है तो यही डीएनए या यही क्रोमेटिन रेटिकुलम कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अभी बेसिक सी बात कि जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है वो डीएनए का बना है, कॉइल्ड पार्ट है, उसी को हम लोग क्रोमेटिन रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये है केंद्रक। केंद्रक में ये सारी चीजें आपको याद रखनी होती हैं। इसके बाद हम लोग क्रोमोसोम पर बात करेंगे और फिर कोश का विभाजन। तब तक लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।